उत्तराखंड में सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में ऑरेंज अलर्ट तो नैनीताल में रेड अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून और नैनीताल में सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सभी विभागों को एडवाइजरी भी जारी की गई है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने रविवार को देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम नायब सैनी ने उत्तराखंड में चल रहे ऑपरेशन कालनेमी की तारीफ की और उसे हरियाणा में भी चलाने की बात कही और कहा कि इस तरह के लोग अगर हरियाणा में उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य को विकास की राह पर ले जा रहे हैं। इस प्रकार के जो समाज के अंदर अव्यवस्था पैदा करते हैं और जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का समाज में स्थान नहीं होता है। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इस प्रकार के हमारे यहाँ भी अगर कोई व्यक्ति कुछ दिखाई देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई है। पुष्कर सिंह धामी जी को यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री हैं, जो जन जन से जुड़े हुए हैं और जो उत्तराखंड को एक विकास की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिशा देने का काम गति से कर रहे हैं। शनिवार को रुद्रपुर आए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को उसकी विकास विरोधी राजनीति के लिए कोसा तो बीजेपी के लिए 2027 चुनाव के लिए माहौल बना गए। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो अगले चुनाव में दो हाथ करने को तैयार है, तो बीजेपी के मुताबिक आईना दिखाने से कांग्रेस बिलबिला उठी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो आज मैं यहाँ आया हूँ, मेरा पॉलिटिक्स करने का कोई इरादा नहीं था, परंतु ये कांग्रेस के लोग जो है वो किसी भी अच्छे काम में, जैसे कोई दूध में नींबू निचोड़ देता है ना, तो दूध फट जाएगा, इसी प्रकार से राजनीति करने के आदि। और मैं आज कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, जब राज्य का भला होता है तो हवन में हड्डियां डालने का काम बंद करो, वरना जो थोड़े लोग बचे कुछे दिखाई पड़ते हो, वो भी दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ोगे, पूरा साफ हो। उत्तराखंड में 2017 के बाद हुए विकास पर ये बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। रुद्रपुर में निवेश उत्सव में आए अमित शाह ने जहां धामी सरकार की तारीफ की, तो वहीं 2027 चुनाव के लिए अभी से बीजेपी की पिच सेट कर दी और कांग्रेस पार्टी के कैरेक्टर को विकास विरोधी बताया। अमित शाह ने साफ किया कि कांग्रेस का यही रवैया और हाल रहा तो सदन में सवाल पूछने लायक भी कांग्रेस नहीं बचेगी। कांग्रेस के हाल पर सवाल उठे तो पूर्व सीएम हरीश रावत पार्टी की पैरोकारी के लिए आगे आए और दावा किया कि उत्तराखंड में बीजेपी का कांग्रेस से ही मुकाबला है, इसलिए 2027 में जवाब मिलेगा। तो बीजेपी ने गृह मंत्री की बात को कांग्रेस के लिए भविष्यवाणी बताया, जो अगले चुनाव में पूरी होगी। नेता कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं और हम पर टिप्पणी नहीं करेंगे तो किस पर टिप्पणी करेंगे। यहाँ चैलेंजर कांग्रेस ही तो है, कांग्रेस ही तो भाजपा की प्रतिद्वंदी है। हम ही तो उनसे कह रहे हैं आओ मैदान में जल्दी, और तुमको पटकते हैं। सब व्याकुल है कांग्रेस के लोग, उनको पटकने के लिए भाजपा तो अमित। और कुल मिलाकर के कांग्रेस को विपक्ष में ही रहना है। तो हरीश रावत जी वो समझ चुके हैं, वो जानते भी हैं, बड़े राजनीतिक हैं और अच्छा बोलते हैं और अच्छे नेता रहे हैं उत्तराखंड के। उनको पता है कि हमको हमेशा विपक्ष में ही रहना है, इसलिए 27 में भी वो विपक्ष की तैयारी कर रहे हैं। और अब जितनी सीटें उनकी इस समय मौजूद में हैं, उतनी सीटें भी उनकी आने वाली नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। पर वो कांग्रेस की अब तक की सबसे बुरी परफॉर्मेंस साल 2017 में रही, जब सिर्फ 11 विधायक जीते। तब मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत के नाम पर चुनाव हुआ था और अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वहां से कांग्रेस की जो गाड़ी पटरी से उतरी, फिर वापस नहीं लौट पाई और अब कांग्रेस को हवन में हड्डी और दूध में नींबू डालने वाली पार्टी बताकर गृह मंत्री अमित शाह चुनाव से 1.5 साल पहले ही चुनावी सियासत को गरमा दिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
चक्राता की कालसी क्षेत्र की जिला पंचायत सीट व्यास नहरी इन दिनों चर्चाओं का विषय बनी है। यहां पर जहां एक तरफ कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी बारू चौहान मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से अधिकृत प्रत्याशी सचिन चौहान मैदान में उतरे हुए हैं। दोनों ही प्रत्याशी चाचा और भतीजे हैं जो एक दूसरे को जमकर टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में चाचा और भतीजे के बीच ये जंग लोगों के लिए दिलचस्प बनी हुई है। पहले भी लड़ चुके हैं, जनता ने हमें पूरा सहयोग दिया है और उम्मीद है इस बार भी पूरी बहुमत देंगे। जनता के बीच में हमारे यहाँ पे घाट बन रहे हैं, उस घाट का निर्माण जो हो रहा है वो तेजी लाएंगे उस। और मेरा विजन ये रहेगा, जो भी पहले जो बने हैं जिला पंचायत सदस्य वो बने और चले गए। अब मैं जब मैं जो भी कुछ कार्य होंगे क्षेत्र के उसके लिए लड़ूंगा। पहाड़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बीच गरुड़ ब्लॉक का एक उम्मीदवार इन दिनों सोशल मीडिया पर और गांव की गलियों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। गढ़खेत क्षेत्र पंचायत सदस्य के लक्ष्मण कुमार उर्फ लच्छू पहाड़ी, जिनकी हाइट मात्र 3.5 फीट है, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए चुनावी मैदान में हैं और अपने अनोखे अंदाज और प्रचार करके सबका दिल जीत रहे हैं। कुमाऊनी फिल्मों के चर्चित कलाकार भी हैं लच्छू पहाड़ी। मेरी हाइट छोटी है पर मैं फाइट बहुत तगड़ा कर रहा हूँ और मेरी जो क्षेत्र के लिए जो योजनाएं, जो बड़े लोग हाइट के बड़े होते हैं वो झूठे वादे बहुत करते हैं, पर मैं झूठे वादे नहीं करूँगा। मैंने जितने गांव में गया हूँ, मैं जितने भी समस्या सुनी मैं उनको पूरा करूँगा। राज्य में पंचायत चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में कई महिलाओं ने अपना नामांकन कराया है। वोटरों के बीच पहुंचकर लोगों से वोट की भी अपील की जा रही है। देखिए, ये है नैनीताल मुक्तेश्वर की शांति बिष्ट। शांति बिष्ट आज आम महिला तो हैं, लेकिन खास इस वजह से हैं कि शांति बिष्ट वो महिला हैं जिसको यूपी उत्तराखंड की पहली ब्लॉक प्रमुख होने का गौरव हासिल है। और शांति बिष्ट ने ही चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की आवाज बुलंद की थी। साल 1988 में धारी से ब्लॉक प्रमुख बनी शांति बिष्ट ने पंचायती राज सम्मेलन में हिस्सा लिया और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग की थी। आज महिलाओं को मिल रहे चुनाव में आरक्षण से वो खुश हैं। महिलाओं को 50% आरक्षण की बात तो सबसे पहले 1988 में मैंने ही उठाई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उस समय एक पंचायती राज सम्मेलन उन्होंने दिल्ली में बुलाया था, जिसमें 12 स्टेट्स के हमारे पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। तो तब मेरे द्वारा ही ये मांग उठाई गई थी कि हमारी बहनों को 50% आरक्षण पंचायतों में दिया जाए। इस चुनाव में महिलाओं की खूब भागीदारी बढ़ रही है और पंचायत चुनाव में महिला प्रत्याशी अपने क्षेत्र में विकास करने और इलाके की परेशानियों को दूर करने के साथ वादों को पूरा करने का दावा भी कर रही हैं। यही हमारी योजना रहेगी कि हम हर क्षेत्र तक, हर जनता तक ये जो भी समस्याएं हैं उनकी दूर करें और उनके कार्य करें। जी सर, ये मकसद मेरा ये है कि अपने क्षेत्र का विकास करूं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को जिले तक पहुंचा सकूं। कि स्कूल के अंदर टीचर्स वगैरह सभी को इतना, और बच्चों को मेनली स्कूल ड्रेस वगैरह मतलब प्रॉपर स्कूल में बच्चे बनकर आएँ। जैसे बच्चे होते हैं, जैसे सरकारी स्कूल में है, गांव में कई क्षेत्र में है कि बच्चे चप्पल में ही स्कूल आ जा रहे हैं या उनको पढ़ाई नहीं मिल पा रही है इतना। तो एजुकेशन से लेके मेरे को अपने गाँव क्षेत्र को आगे रखना है। अगर महिलाओं को राजनीति में फ्री स्पेस दिया जाए तो जरूर अपने ब्लॉक और गांव का विकास अपने घर चलाने जैसा वो कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं को घर चलाने का मैनेजमेंट बेहतर तरीके से आता है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड की महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी वाले गीत को लेकर देहरादून में उबाल देखने को मिला के, जिसमें पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दरअसल एक यूट्यूब चैनल के गायक पवन सेमवाल ने एक गीत जारी किया। महिलाओं का आरोप है कि गाने में महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस पर नाराज महिलाओं ने कोतवाली पटेल नगर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई। वहीं जल्द ही गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी बात कही जा रही है।
वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस कारण हम धरने पहुंचे। हम 3 दिन का अल्टीमेट दे के गए हैं। 3 दिन के अंदर उसको अगर ये गिरफ्तार नहीं करते, हम लोग फिर इनके लिए रोडों पर उतरेंगे। सारी क्या था तो पटेल नगर पुलिस के द्वारा इसमें FIR पंजीकृत की गई थी और उसकी जांच विधिवत रूप से जो विधिक तरीका रहता है उसी प्रकार से उसकी जांच में प्रारंभ की गई थी और इसमें आगे की कार्रवाई करते हुए थाना पटेल नगर पुलिस के द्वारा दिल्ली में जहां वो रहते थे वहां की पुलिस लोकल पुलिस संपर्क किया गया। संपर्क करने के उपरांत उनकी लिखापढ़ी कर उनको संबंधित थाने के द्वारा जो है और लोकल पुलिस के द्वारा अवगत कराने के उपरांत उनको देहरादून लाया गया। उत्तराखंड में बीते 5 सालों में 318 महिलाओं के शव बरामद हुए हैं, लेकिन 231 शव आज भी गुमनाम हैं, जिनका ना तो कोई नाम है, ना कोई रिश्तेदार के, और ना ही पुलिस इन केसों की सही से जांच कर पाई है। पुलिस सिर्फ 87 महिलाओं की पहचान कर पाई है, बाकी सब केस फाइलों में केस बनकर रह गए। ये वो महिलाएं हैं जिनके लिए जनता में शोर हुआ और ना ही सिस्टम में हलचल। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी ये सिर्फ नंबर बनकर रह गई। वहीं पुलिस का कहना है कि हम लोग दूसरे राज्यों के संपर्क में रहते हैं। कई बार मिसिंग केस दूसरे राज्य का होता है तो कई बार रेलवे में मामला आ जाता है। अगर 318 में से केवल 87 निकले हैं तो अगर माना ये फाइल डंपिंग उसमें जा रही है तो दोबारा से रिवाइव होनी चाहिए। इतनी प्रगति की दौड़ में चल रहे हैं, अभी CC कैमरेज हैं, फोन है, तो हम लोगों का केवल मेंटलिटी ये हो गई कि हमको जो सबूत मिलेंगे वो CC कैमरे से मिल जाएंगे या हमको फोन से कहीं मिल जाएगा। ये अज्ञात शव वाला जो मामला है, ये एक पुलिस अभी मॉडर्न टेक्निक्स भी इसमें इस्तेमाल कर रही है। तो जो कई डेड बॉडीज होती है, जैसे कि कुछ तो रेलवे की वजह से अज्ञात में आ जाते हैं, मिसिंग में, तो रेलवेज के भी होते हैं। कई बार जो है इस तरह से जो जिनके कोई परिजन नहीं होते हैं तो कई बार मुश्किल हो जाता है उनके परिजन को खोजना। हालांकि हम लोग उसका DNA प्रिजर्व करके रखते हैं। और इस साल तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन का फाटो जोन मानसून सीजन में भी पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। यहां पर आप साल भर डे विजिट के साथ ही नाइट स्टे का भी मजा ले सकते हैं। कॉर्बेट ने फोटो जोन को मानसून सीजन में भी खुला रखा है। ऐसे में मानसून में बिना जंगल सफारी के मायूस लौटने वाले सैलानियों के लिए ये अच्छी खबर है। वहीं फोटो जोन के साल भर खुले रहने से पर्यटकों के साथ ही पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं। ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए और होप कि सभी एंजॉय करें इस चीज को। जंगल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। पहली बार आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। हमने टाइगर भी देखा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। किस तरह का जंगल देख करके आपको किस तरह का फील हुआ? मतलब हम लोग गुड़गांव से है तो वहाँ पे इतना नेचर है नहीं, हवा शुद्ध हवा और हर जगह बिल्डिंग्स एंड ऑल, पेड़ नहीं है, तो काफी अच्छा लगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि मानसून में यहाँ पे मतलब जोन खुला है। यहाँ पे नाइट स्टे मानसून में पहली बार खुला है और यहाँ पे गेस्ट भी काफी आ रहे हैं। जैसे जैसे उन्हें पता चलेगा वैसे वैसे आएंगे। यहाँ पे मतलब साइटिंग का भी काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फोटो जोन में 6 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भ्रमण किया था, जो यहाँ सफारी कर काफी खुश दिखे। वहीं सरकार ने मानसून सीजन में भी यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़े रखने के लिए कदम उठाया है। पिछले साल हम उसको पूरे साल नहीं खोल पाए, 3 महीने हमको रोकना पड़ा, लेकिन इस बार हमने पहले ही मानसून से पहले ही तैयारी कर ली थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो हमको पर्यटन को बढ़ावा देना था तो अधिक से अधिक बढ़ावा देना है। तो इसलिए अभी उनके द्वारा जब विजिट किया गया तो उनको भी हमने बताया कि साहब हमने इस बार तैयारी पूरी कर ली है, इस बार हमारा सीजन पूरा चलता रहेगा, पूरे साल खुलता रहेगा। मानसून सीजन में प्रकृति की हरियाली देखने लायक होती है। ऐसे में यहाँ वनराज के दीदार सैलानियों के इस सफर को और रोमांचक बना देता है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। पूर्व विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को रेस्क्यू कर भारत लाया गया और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी कैलाश मानसरोवर जाने वाले दूसरे दल की सदस्य हैं। लेखी तिब्बत में घोड़े से गिरकर घायल हो गई थी और आईटीबीपी के जवानों ने लेखी को लिपुलेख दर्रे से पिथौरागढ़ के गुंजी कैंप तक पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उसका मेडिकल चेकअप किया। बीजेपी नेता के पैर में चोट बताई जा रही है। मीनाक्षी लेखी को गुंजी से हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते हेली उड़ान नहीं भर पाया। फिलहाल वो गुंजी कैंप में ही रेस्ट करेंगी।
कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गया पहला दल भारत लौट आया है। पूरे 5 साल के इंतजार के बाद ये पहला मौका है जब तीर्थ यात्रियों के लिए भोले के घर का रास्ता खुला है। इतना ही नहीं, इस बार यात्रा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ा है। क्या है ये रिकॉर्ड, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 45 सदस्यों का पहला दल कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शनों के बाद भारत लौट आया है। 2019 के बाद ये पहला दल है जिसे चाइना में मौजूद हिंदुओं की आस्था के प्रतीक तक जाने का मौका मिला है। चीन में पहले दल ने पवित्र कैलाश के साथ ही मानसरोवर झील की पूजा भी की। यही नहीं, आध्यात्म की धरती में इस दल ने वो सब कुछ महसूस किया जो किसी भी श्रद्धालु की पहली दरकार रहती है। आज हम लोग एक दिन में टकलाकोट से दारचूला पहुंच रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक मूवमेंट है जो कि बीआरओ का जो समय से उन्होंने रोड कंप्लीट किया है उसके चलते ये संभव पाया है। एक दिन में ये रास्ता तय करना पहली बार हो रहा है। तीर्थ यात्रियों के लिए कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन करना जितना यादगार रहा, उससे कहीं ज्यादा रोमांचित वापसी के सफर ने किया। ये पहला मौका रहा जब मानसरोवर यात्री एक ही दिन में चीन से भारत की धरती पर बिना रुके पहुंचे हैं। एक अभूतपूर्व है कि तकलाकोट से हम सुबह चले थे और लगभग 11 घंटे की जर्नी पे आज हम दारचूला में पहुंचे हैं। ये दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के इतिहास में ये पहला दल है जो सिर्फ एक दिन में चीन के तकलाकोट से भारत के धारचूला पहुंचा है। एक दौर में इस सफर को तय करने में हफ्ते भर से अधिक का समय लगता था, लेकिन लिपुलेख दर्रे तक रोड पहुंचने के बाद अब सफर सिर्फ 11 घंटे में पूरा हो रहा है। बीआरओ ने हायर हिमालय तक रोड पहुंचाकर जहां मानसरोवर यात्रियों का सफर काफी आसान बनाया है, वहीं अब ये यात्रा बहुत हद तक सुरक्षित भी हो गई है। बीआरओ ने 2020 में लिपुलेख दर्रे तक रोड पहुंचा दी थी, जिसके बाद चीन और नेपाल के स्ट्राई जंक्शन में काफी कुछ बदल गया है। रोड कनेक्टिविटी ने जहां दुनिया की सबसे दुर्गम पैदल मानसरोवर यात्रा को रोमांचित सफर में तब्दील कर दिया है, वहीं पर्यटन की कई राहें भी खोली हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक रविवार शाम तक 3 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल भरकर रवाना हो चुके हैं। हरिद्वार के सभी मैदान और पार्किंग डाक कांवड़ों के वाहनों से भरे पड़े हैं। अगले 2 दिन तक हरिद्वार में डाक कांवड़ों का शोर रहेगा। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से डाक कांवड़ों के ट्रक और दूसरे वाहन हरिद्वार की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे हाईवे पर कई किलोमीटर की लंबी कतार लगी है। मेले के अंतिम चरण में प्रशासन के अधिकारी भी हर तरफ नजर बनाए हुए हैं। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में डाक कांवड़ का दौर शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और यहां पर बैरागी कैंप समेत तमाम मैदानों में डेरा जमाए हुए हैं। कांवड़ यात्रा में भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक कंट्रोल के लिहाज से अगले 3 दिन काफी महत्वपूर्ण हैं। खुद लेके आते हैं सब कुछ, खुद बनाते हैं, खुद लेके आते हैं। कितने दिन रुकते हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ 6-7 दिन कम से कम। 6-7 दिन क्या करेंगे आप यहाँ? 6-7 दिन मनसा देवी, चंडी देवी, नीलकंठ महादेव मंदिर और कनखल में सब जगह घूम के फिर लास्ट 22 तारीख को चल उठाएंगे और अपने गांव की तरफ रवाना हो जाएंगे। कांवड़ यात्रा में लाखों की संख्या में शिव भक्त ऋषिकेश भी पहुंच रहे हैं। सावन की शिवरात्रि के मद्देनजर गंगा जल लेकर कांवड़िए नीलकंठ महादेव के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। जितने भी कांवड़िए आते हैं वो सभी 2 व्हीलर पर यहाँ पर आते हैं और जो पैदल यात्री होते हैं वो पैदल मार्ग से आते हैं। और अत्यधिक संख्या बढ़ने पर एक तो हमारा 4 व्हीलर का मूवमेंट बंद करवा दिया जाता है
इसके अलावा कुछ हमारी पार्किंग्स ऐसी होती हैं जो कि यहाँ मंदिर परिसर से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर हैं। उन पार्किंग को हम लोग एक्टिवेट करवाते हैं, वहाँ पर पार्किंग करवाई जाती है। इन दिनों डाक कांवड़ के चलते हो रहे शोर ने लोगों को परेशान कर दिया है, खासतौर पर उन लोगों को जिनके घरों में बीमार और बच्चे हैं। कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन का बनाया गया प्लान धरा का धरा रह गया है। देहरादून से गुजरते हुए जो भी कांवड़ यात्री हरिद्वार का रुख कर रहे हैं, उसकी वजह से देहरादून के लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। एक तो जाम में फंसना और दूसरा कांवड़ यात्रियों की वजह से होने वाली ध्वनि प्रदूषण से लोग बेहद परेशान हैं। ऊपर से जब इन कांवड़ियों से डीजे के शोर को लेकर पूछा गया तो उनका कहना है कि डीजे के चलते माहौल बना रहता है, जोश बना रहता है। हम 30 लोग आए हैं भेड़ेवाड़ा से पोंटा साहिब में। पोंटा साहिब से डीजे लगाया है हमने, बजाते हुए मस्ती करते हुए। हाँ जी मस्ती जी इंतजाम पूरा करा हुआ डीजे का। क्या वजह रहती है इसको लगाने की? नॉर्मल भी तो ये है कि थोड़ा चलने में दिक्कत नहीं आती, इससे बंदे थोड़ा सा जोम लेते हैं, डांस लेते हैं, थोड़ी थकावट नहीं होती, बस ये है। नहीं, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम है ही सबको। आवाज़ इनकी नॉर्मल रहे, ये एंजॉय करते हुए जाएं, पर इससे अगल बगल और लोगों को दिक्कत ना हो। जो इतनी आवाज़ होती है, किसी को अपनी दुकान में भी बात नहीं कर पाते, आसपास कोई जा रहा है बात करना चाह रहा है, जब तक ये गाड़ी ना जाए तो बात ही नहीं होती है। 24 घंटे पहले देहरादून टोल प्लाजा पर कांवड़ियों के इसी शोर के चलते एक हाथी बेकाबू हो गया था। यानी न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी कांवड़ियों के हुड़दंग के चलते परेशान है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती चकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।